Hello students, this lecture is about fundamental principles of managerial economics और business economics। एमी जो है कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर काम करती है। एमी बोले तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करती है। मींस जो भी डिसीज़न हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में लेंगे उसमें हम इकोनॉमिक थ्योरीज़ का यूज़ तो करेंगे, बट हमारे डिसीज़न मेकिंग के पीछे फाउंडेशन फैक्ट्स जो होंगे उनकी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। किन चीज़ों को एज अ बेस हम सोच कर चलते हैं जो हमारे डिसीज़न मेकिंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, राइट। सबसे पहला है fundamental concepts of managerial economics. Economic theory offers a variety of concepts or principles and analytical tools which can be considerable assistance to the manager in decision making and practices, राइट। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उनका यूज़ बेसिकली हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स करते हैं, एंड दे आर वेरी यूजफुल। इसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल है, इक्विमार्जिनल कंसेप्ट है, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है, एंड लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। आइए वन बाय वन समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल की। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल में दो चीज़ें आती है, एक आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, द अदर इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है, इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल। ठीक है, अगर हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ एडिशनल कॉस्ट हमें पड़े और पॉसिबली है कि कुछ एडिशनल रेवेन्यू भी हम जनरेट कर पाएँ। Incremental cost is defined as a change in the total cost as a result of change in the level of output, investment, etc. सपोज अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं x यूनिट का और हम x प्लस यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो डेफिनेटली जो इंक्रीज्ड कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी वो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, राइट। Incremental revenue is defined as a change in the total revenue resulting from a change in the level of output, prices, etc. ठीक है, अगर हम अपने प्राइजेस में चेंज करते हैं या फिर लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज करते हैं और मोस्ट पॉजिटिवली अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी सेल्स भी बढ़ेगी मोस्ट पॉजिटिवली, तो उससे हमें रेवेन्यू भी अर्न होगा। ठीक है, जो एडिशनल रेवेन्यू अर्न होगा वो कहलाया जाएगा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, राइट। कोई भी डिसीज़न अगर हम ले रहे हैं और उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो डिसीज़न प्रॉफिटेबल तब होगा जब हमारे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी। द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फिर कुछ सिचुएशंस की बात की गई है कि जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो कब वो डिसीजन प्रॉफिटेबल हो सकता है कंसिडरिंग इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, 4 सिचुएशंस की बात की गई है। इट इंक्रीजेज रेवेन्यू मोर देन इट इंक्रीजेज कॉस्ट। ठीक है, सपोज हम प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं और अपनी सेम कैपेसिटी, आइडियल कैपेसिटी प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं, तो उससे क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगी और रेवेन्यू भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन कोई फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं करेगी। मतलब अगर देखा जाए तो रेवेन्यू तो हमारा टोटल इंक्रीज़ करेगा लेकिन कॉस्ट केवल वेरिएबल सेगमेंट ही इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसा डिसीज़न जहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा इंक्रीज़ हो और कॉस्ट में भी इंक्रीज़ हो लेकिन उतना ज़्यादा ना हो, ठीक है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो वो डिसीजन आपका प्रॉफिटेबल होगा। इसकी रिवर्स कंडीशंस भी हैं, जैसे कि इट डिक्रीजेज सम कॉस्ट टू द ग्रेटर एक्सटेंट दैट इट इंक्रीजेज अदर। केवल रेवेन्यू, यहाँ पे देखिए रेवेन्यू नहीं आया, राइट। ठीक है, तो है क्या कि हम कुछ कॉस्ट को बढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज किसी कॉस्ट को हम बढ़ाते हैं और उससे और जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, लेकिन कॉस्ट कम ज़्यादा हो रही है और बढ़ कम रही है। थोड़ा सा अजीब सा वर्ड लगेगा, जैसे कि सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कोई सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं, पहले चोरियां बहुत हो रही थी और चोरियों की वजह से या वेस्टेज की वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ रही थी, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर सैलरी पर एक गार्ड लगा लिया, एक सुपरवाइज़र लगा लिया
जो चीज़ों का ध्यान रखने लगा और चोरियाँ कम हो गई। ठीक है, तो गार्ड की सैलरी तो बढ़ी, एक कॉस्ट बढ़ी, लेकिन जो वेस्टेज या थेफ्ट की कॉस्ट थी वो रिड्यूस हुई। और जब हमने कंपेयर करा तो द रिडक्शन इन कॉस्ट इज ग्रेटर देन द इंक्रीमेंट इन कॉस्ट। ठीक है, किसी एक एरिया की कॉस्ट बढ़ी है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जिन एरियाज़ की कॉस्ट हम उस कॉस्ट को बढ़ा के कम कर पाए हैं वो ग्रेटर एक्सटेंट पे है, तो डेट इज़ अ प्रॉफिटेबल डिसीजन। ठीक है, थर्ड सिचुएशन है इट इंक्रीजेज सम रेवेन्यू मोर देन इट डिक्रीजेज अदर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। ठीक है, जैसे बजाज स्कूटर्स का एग्जांपल मैं अक्सर लेता हूँ कि बजाज ने अपना स्कूटर प्लांट बंद कर दिया था, काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई। बजाज स्कूटर्स एक टाइम पे बहुत बिका करते थे, लेकिन एक ज़माना आया, तब एक्टिवा नहीं थी, तब बाइक्स का ज़माना आया और लोगों ने स्कूटर छोड़ के बाइक्स लेना शुरू करी। गियर्ड स्कूटर बजाज का आता था पहले, तो स्कूटर से बाइक्स पर लोग शिफ्ट होने लगे। तो स्कूटर का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बचा, बहुत कम बचा, लेकिन कॉस्ट पूरी लग रही थी। तो क्या किया गया कि प्लांट को शट डाउन किया गया और उसको डेडिकेट कर दिया गया बाइक्स के लिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि बाइक का रेवेन्यू एक ग्रेटर एक्सटेंट पे बढ़ा और स्कूटर का रेवेन्यू थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन जो रेवेन्यू बढ़ा वो काफ़ी कंसिडरेबल था, तो वहाँ पे लॉसेस नहीं हुए। ठीक है, तो कभी कभी हम अपने रेवेन्यू को भी कम करते हैं। हमें लगता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेवेन्यू कम करते हैं तो उससे बाकी प्रोडक्ट्स की सेल पॉजिटिवली इफेक्ट हो जाएगी, तो वो डिसीजन भी प्रॉफिटेबल होता है। इट इंक्रीजेज सम रेवेन्यू मोर देन इट डिक्रीजेज अदर। ठीक है, एक जगह रेवेन्यू कम करेंगे और दूसरी जगह बढ़ेगा, और जो इंक्रीज होगा वो कंसिडरेबल होगा, तो हम रेवेन्यू को कम करने के लिए भी रेडी होंगे। एंड लास्ट सिचुएशन इट डिक्रीजेज कॉस्ट मोर देन इट इंक्रीजेज रेवेन्यू। ठीक है, राइट। तो लास्ट सिचुएशन क्या है कि हमारा रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है और हमारी कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है और रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, राइट। तो उस केस में भी डिसीजन हमारा प्रॉफिटेबल होगा, वी शुड गो फॉर इट। तो दिस इज अबाउट इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है कि अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, राइट, और हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, वहाँ पे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट्स की बात की गई थी, राइट। तो अगर हम यूटिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम यूटिलिटी क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी marginal divided by price of x and price of y, and these two situations should be equal, right? Equilibrium should have been there. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रही है और उसके लिए सेम फिक्सिटी ऑफ फैक्टर्स को यूज़ कर रही है, द प्रिंसिपल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अमंग ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़। अगर हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज सेम है और उन रिसोर्सेज को हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या प्रोपोर्शन ऐसा होगा जिसमें हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर एमी ने हमें एक साइंटिफिक सिचुएशन दी है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वन डिवाइडेड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वन शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो इक्वल टू सिचुएशन आएगी, राइट, वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, अगर ये सिचुएशन ऐसे आती है कि mu1 डिवाइड बाय mc1 इज़ ग्रेटर देन mu2 डिवाइड बाय mc2, तो मीन्स यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन नहीं है, मीन्स देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इंक्रीमेंट, राइट। ठीक है, तो मार्जिनल इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटीज़ अगर हर लेवल की, हर प्रोडक्ट की इक्वल आ जाती हैं, तो वो जो लेवल होगा वो हमारे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन होगा जिस पर हम मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, अगर क्या मोस्ट प्रोबेबली हर बिजनेस में फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है
और ज़्यादातर बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। डील आज की जाती है, ठीक है, और पेमेंट आने वाले टाइम में मिलता है, राइट, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर हमें आज कोई पैसा मिल रहा है और वो हमें आज ना मिल के कल मिलता है, कल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, और वो सेम ही अमाउंट मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस होगा। क्योंकि होता क्या है कि आरोपी टुडे जो आज 1 रुपये की वैल्यू है, उसकी कल जो वैल्यू होगी वो 1 रुपये से कम होगी। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जितने भी फ्यूचर वैल्यूज़ हमें मिलने वाले होते हैं आने वाले टाइम में, उनकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सपोज हमें 100 रुपये मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये को डिवाइड करेंगे 1+i। 1+i, आई बोले तो इंटरेस्ट फैक्टर या इन्फ्लेशन रेट जो भी आपका प्रेजेंट में होगा उससे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वो पैसा कई साल में मिलने वाला है तो यहाँ पर आप टाइम फैक्टर भी लगाएंगे, आर फैक्टर भी लगाएंगे। जितने टाइम, जितने ईयर बाद आपको वो पैसा मिलने वाला है उतनी ही आप पावर असाइन कर देंगे। सपोज अगर 1 ईयर बाद मुझे कोई पैसा मिलने वाला है तो मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूँ 1/i से, ठीक है। इफ़ द रेट इज़ 10% तो मैं 100 को डिवाइड करूँगा 1.1 से। लेकिन अगर वही पैसा मुझे 2 साल बाद मिलने वाला है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैं 100 को डिवाइड करूँगा 1.1 इंटू 1.1, पावर जो हो जाएगी वो टाइम की 2 हो जाएगी। तो ऐसे में अपने पैसे को डिस्काउंट करके कंपेयर कर सकता हूँ कि कल जो मुझे पैसा मिलने वाला है वो आज के कंपैरिजन में कितना है, जिससे मुझे पता चल सकता है कि मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉस, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बिजनेस में हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, हमें एक को चूज़ करना पड़ता है और दूसरे को छोड़ना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सबसे पहले तो द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एनी डिसीजन कंसिस्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ ऑल्टरनेटिव रिक्वायर्ड बाय द डिसीजन। If there is no sacrifice, there is no cost. But the opportunity cost of a decision is meant the sacrifices of alternative required by a decision. आप कोई भी डिसीजन लेंगे, सपोज आपने डिसीजन लिया बीबीए करने का, आपने डिसीजन लिया एमबीए करने का, तो आपने और जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस है उनको सेक्रीफाइस करा। मीन्स आपने बीए नहीं करा, आपने बीकॉम नहीं करा, आपने बीएससी नहीं करा, आपने बीबीए करा। या फिर अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो आप एमबीए कर रहे हैं, आप एमकॉम भी कर सकते थे, राइट। फॉर सपोज आप एमए भी कर सकते थे, लेकिन डिसीजन लिया एमबीए करने का। तो जो हम कर रहे हैं या जो हमने पाया है उसके लिए हमने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस किए होंगे, ठीक है, राइट। तो जो सेक्रीफाइस्ड ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है, जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है जिसको हम सेक्रीफाइस करते हैं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द टाइम an entrepreneur devotes to its own business is the salary he could earn by seeking employment। एग्जाम्पल में कहा गया, जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी शॉप पे, अपने शोरूम पे, अपने ऑफिस में पूरा टाइम डिवोट करता है, तब उसे कोई सैलरी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर वो कहीं पर जॉब करता तो उसे वो सैलरी मिल रही होती, ठीक है। तो व्हाट ही इज सेक्रीफाइसिंग द सैलरी ही कैन अर्न एट अ जॉब, बट व्हाट ही इज गेटिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, राइट। तो कहते हैं ना, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जब भी हम कुछ पा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई, पॉसिबली कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो हम सेक्रीफाइस भी कर रहे होंगे, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ गिविंग सम ऑफ मनी कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती है, इट ऑलवेज हैज़ अ कॉस्ट। ऑल डिसीजन विच इन्वॉल्व चॉइस मस्ट इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कैलकुलेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेशन। ऐसा कोई भी डिसीजन जहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर चॉइस अवेलेबल है और आप एक को चूज़ कर रहे हो और दूसरे को छोड़ रहे हो, तो जो आप छोड़ रहे हो, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मे बी आइदर रियल और मॉनेटरी और क्वांटिफिएबल और नॉन क्वांटिफिएबल, ठीक है।
जैसे इकोनॉमिक्स में जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की भी बात करते हैं और एक्सप्लिसिट कॉस्ट की भी बात करते हैं। एक्सप्लिसिट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होता है, इम्प्लिसिट नोशनल कॉस्ट होता है, राइट। तो जब आप ओसी कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, द कॉस्ट कैन बी रियल, मॉनेटरी, क्वान्टिफिएबल, मतलब उसे आप मनी फॉर्म में बता भी सकते हैं। और कभी कभी कॉस्ट ऐसी होती है कि वो नॉन क्वान्टिफिएबल होती है, राइट। जैसे कि आप बरेली में जॉब कर रहे हैं, सैलरी आपको मिल रही है सपोज 50,000 अ मंथ। आप दिल्ली जाके जॉब करते हैं, सैलरी आपको मिलती है 60,000 अ मंथ। लेकिन वहाँ पर एक तो ये है कि पुरानी आप 50,000 की जॉब छोड़ोगे तब आपको दिल्ली में 60,000 की जॉब मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मॉनेटरी है वो 50,000 है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि आप अपना घर छोड़ के वहाँ पर ट्रांसफ़र होगे, ठीक है, और उससे होने वाले कई सारे प्रॉस एंड कॉन्स आपके साथ वहाँ पे जाएंगे। तो नॉन क्वांटिफिएबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी जज करना पड़ता है एट टाइम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट concept is directly applicable to managers different decision areas such as make or buy decision, replacement of new investment decision, etc. जैसे मेक और बाय की अगर बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसका रॉ मटेरियल आप बाहर से खरीदते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या रॉ मटेरियल भी हम बना सकते हैं या बाहर से ही खरीदते रहें। तो डेट इज़ अ डिसीज़न, ठीक है। सपोज आप शर्ट्स बनाते हैं और कपड़ा बाहर से खरीदते हैं, आपके माइंड में एक थॉट आ सकता है कि क्यों ना हम कपड़ा भी बनाने लगे, राइट। तो यहाँ पर एक डिसीज़न मेकिंग है, ठीक है। आप कपड़ा भी बनाने लगे तो आपको अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ रिसोर्सेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देयर इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। और अगर आप खरीद रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी मॉनेटरी है, आप जो पैसा दे रहे हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट, ठीक है। तो ऐसे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं बिजनेस में, और वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। जो भी डिसीज़न हम बिजनेस में लेंगे उसके दो तरह के इफ़ेक्ट्स हमें मिलेंगे, एक होगा शॉर्ट रन और एक होगा लॉन्ग रन, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभी हमें शॉर्ट रन गोल्स को अचीव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, राइट, या हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि पूरे साल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहते हैं अरे ठीक है एग्ज़ाम आएंगे तो पढ़ लेंगे, राइट, पूरे साल एंजॉय करते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है फिर मार्क्स में उन्हें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, मार्क्स कम आते हैं, राइट, एकदम बहुत सारी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वही चीज़ है कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या इफ़ेक्ट होने वाला है किसी चीज़ का, और लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। चलिए शॉर्ट टर्म में आपने कहा चलो पासिंग मार्क्स आ गए, ठीक है, लेकिन जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो आपको जॉब नहीं मिली, तो आपको लगा कि अरे ये तो करियर इफेक्ट हो गया, इसका तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ गया, राइट। तो आपके डिसीजंस का कभी कभी शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा बहुत बेनिफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉसेज होंगे। कभी कभी शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो हर डिसीजन का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट को आपको जज करना है, राइट। और प्रॉफिटेबल डिसीजन वो होता है जो इसमें एक बैलेंस क्रिएट कर पाए, ठीक है। मैनेजर हमेशा सीख करते हैं कि हम ऐसे डिसीजन लें जिनमें एक बैलेंस क्रिएट हो पाए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कंसिडरेशन का, ठीक है। तो वो डिसीजंस ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं, ठीक है। और अगर चॉइस करना हो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, ठीक है, तो हमेशा लॉन्ग रन को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। आज थोड़ी सी कॉस्ट बियर करनी पड़ जाए, लेकिन उसका कई ईयर्स तक अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो डेफिनेटली वो डिसीज़न ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव हमें ये सिखाता है कि किसी भी डिसीज़न के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और कौन से डिसीजंस हैं जो शॉर्ट रन में हमें फ़ायदा करेंगे, लॉन्ग रन में नुकसान करेंगे, और कौन से ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो शॉर्ट रन में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें, लेकिन लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करें। तो दीज आर द डिसीजंस जो आपको बिजनेस में प्रॉफिट्स अर्न करा सकते हैं, राइट। वेल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स थे। थैंक यू सो मच। और एग्ज़ाम्स ज़्यादा दूर नहीं है, तो आई होप आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।